नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एटा यूट्यूब चैनल पे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हमारा दूसरा क्लास है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। इससे पहले ब्रीफिंग तो आपको दे दी गई है पहले क्लास में ही। चलिए देखते हैं कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए चारों ऑप्शन क्या क्या है। एक है आपका थर्मल ड्रिफ्ट, उष्मीय बहाव संवहन, ठीक है, पीक वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। तो चलिए मैं एक एक ऑप्शन आपको बता दे रहा हूं ताकि आप क्लियरली समझ पाए कि क्या क्या होता है। देखिए ऑफसेट इनपुट वोल्टेज, ऑफसेट इनपुट वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि कोई मैं एक एम्पलीफायर ले लेता हूं, एम्पलीफायर पे यदि दो इनपुट है, एम्पलीफायर पे यदि दो इनपुट है, इनपुट का वह वोल्टेज जब इन दोनों इनपुट पे इनपुट के वोल्टेज का डिफरेंस कितना हो, जीरो हो। कितना हो भाई, जीरो हो, और उसकी वजह से आउटपुट क्या मिल रहा हो, हमें आउटपुट जीरो मिल रहा हो। तो इसके एम्पलीफायर के इनपुट का वह वोल्टेज जिस समय हमें आउटपुट जीरो मिल रहा हो वह ही होता है हमारा ऑफसेट इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट का वह वोल्टेज जिस समय हमारा इनपुट जीरो हो, या जिस समय हमारा इनपुट जीरो हो उस समय आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलता है उसी को हम लोग आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, पीक वोल्टेज क्या होता है मेरे भाई, पीक वोल्टेज आप सभी लोग जानते होंगे पीक वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि मैं इस तरह से एक साइनोसोडल वेव बनाऊं, साइनोसोडल वेव बनाऊं, तो साइनोसोडल वेव में जो एकदम पीक पॉइंट होता है, जो एकदम पीक पॉइंट होता है, इसी को तो आप लोग कहते हो पीक वोल्टेज, इसी को तो आप लोग पीक वोल्टेज कहते हो, है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख दूं, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वी आर एम एस इक्वल टू, आप लोग पता होगा कि वी आर एम एस और पीक वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वी पीक अपॉन रूट टू, है ना। वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक अपॉन रूट टू, ये आपका रिलेशन होता है। ठीक है, और एक ऑप्शन है थर्मल ड्रिफ्ट। थर्मल ड्रिफ्ट तो आपने देखा कि इन तीनों में से कोई भी नहीं मैच करेगा, इन तीनों में से कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्मल ड्रिफ्ट। थर्मल ड्रिफ्ट, थर्मल ड्रिफ्ट क्या होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनपुट पे दिया गया वोल्टेज, ठीक है, और कब एक मतलब स्टार्टिंग के समय और एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे दिया गया एम्बिएंट टेम्परेचर पे जो वोल्टेज होता है, इन दोनों के एवरेज को ही हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के एवरेज को ही थर्मल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वोल्टेज और एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे वोल्टेज के एवरेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी के एवरेज को हम लोग कहते हैं थर्मल ड्रिफ्ट, और आपके क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन कि मानक तापमान और दाब होता है। मानक तापमान और दाब कितना होता है, तो ये तो सबको पता होगा कि मानक तापमान हम लोग का कितना होता है यार, 273 केल्विन होता है ना, 273 केल्विन, ये सबको पता है। अच्छा, और हमारा मानक टेम्परेचर तो हमको पता चल गया सर, लेकिन मानक हमारा दाब कितना होता है, तो देखिए लिख लीजिए कि हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको मैं डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहूँ तो -273 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो है स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर या स्टैंडर्ड दाब, दाब यहाँ पे लिख लो, स्टैंडर्ड दाब कितना रहता है भाई, 1 एटीएम। एटीएम का क्या मतलब है यार, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण दाब। ठीक है, ये वातावरण दाब कितना होता है, ये होता है आपका 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको। देखिए जब ये डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा, और ऑप्शन में यदि डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है तो ये केल्विन 273 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
यार इसको निकालने का सीधे सीधी फॉर्मूला ये है ना, C/5 इक्वल टू K- 273/5, यही है ना, K-273/5। बस जैसे कि K-273/5 हो गया। अब यहाँ पे इसको और इसको कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यदि C की वैल्यू मैं 0 रखूं तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से K की वैल्यू हो जाएगी आपकी 273, है ना। यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 273। और यदि ये 273 है तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि मैं केल्विन को 0 रख दूं तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी आपका 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं 273 माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। 0 केल्विन ही हमारा स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 0 केल्विन नहीं यार, 273, ये तो है ही 273 केल्विन, सॉरी तो 0 केल्विन नहीं, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, जो मैं पहले बोला हूँ वही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का प्रतिरोध है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है और पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, ये आपको बताना है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है और पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस चीज को नहीं बता पाएगा, कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कर पाए, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो भाई बताइए, जो हमारा लिख लीजिए यहाँ पे, अर्थ की धारिता, इसकी धारिता क्या है, क्या है भाई, इसकी धारिता अनंत होती है। ठीक है, और पृथ्वी का प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध आइडियली 0 होता है, लेकिन भाई ये हर जगह 0 नहीं रहता है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते कितना है, फिर भी मानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0। और पृथ्वी की यदि धारिता की बात करें तो धारिता इसकी अनंत होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, वैद्युत ऊर्जा की इकाई आपको बताना है। तो वैद्युत ऊर्जा की इकाई तो मुझे लग रहा है कि सब लोग बता देंगे आसानी से कि वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। पहले तो वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे बता दो कि वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तब फिर मुझे इकाई बताना। पहले वैद्युत ऊर्जा का मुझे फॉर्मूला बताइए। पहले वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला तो बता दो यार, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, जैसे देखो E इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है भाई, R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये एक आपका, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है आपका ईएमएफ का, कितना फॉर्मूला बन जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। ये क्या बार बार सामने आ जा रही है। ठीक, चलिए आपसे पूछा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात किया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप किससे कह सकते हैं भाई, एक हो जाता P इक्वल टू W/T, या P इक्वल टू होता है आपका P इंटू आई। ठीक है, यही तो है ना, शक्ति या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर यहाँ से हो जाता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर P इक्वल टू हो जाता है आपका V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला होता है आपका वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति का इतना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका
वॉट सॉरी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। और यहाँ से तो सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं वॉट या फिर एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, और यहाँ से वोल्ट स्क्वायर पर प्रति ओम। तो ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन मैच कराए तो आपने ये देखा कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ये वॉट सेकेंड दिया तो है, लेकिन हम लोग का क्या आ रहा है यार, हम लोग का जूल पर सेकेंड आ रहा है, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, और ये 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने, ये चारों फॉर्मूले थोड़ा सा नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यही फॉर्मूले आपसे पूछ ले जाते हैं। और हमने दो दो फार्मूला और ऊपर लिख दिया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और फिर हमने आपके सामने जो दो आवेश के बीच में फोर्स लगते हैं उसका भी फार्मूला लिख दिया है। यहाँ से एक और नया फार्मूला बन जाता है, क्या, एक नया फार्मूला ये बन जाता है कि यहाँ पे मैं क्या कर दूं, हाँ यहाँ पे बन जाता है फार्मूला F इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्या बन जाता है, Q इंटू ई, एक नया फार्मूला बन जाता है। तो आपके फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी आपसे कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सबको पता होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये पूरी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, चल जितना हमें पॉसिबिलिटी था हमने सब आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश का यूनिट क्या है, वैद्युत आवेश का यूनिट क्या है, वैद्युत आवेश बोले तो क्यू, क्यू की यूनिट क्या है भाई, तो क्यू की यूनिट क्या होती है यार, कूलाम होती है ना, कूलाम। एम्पियर किसका है भाई, एम्पियर किसका यूनिट है, ये है आपके धारा का, धारा का यूनिट है। ठीक है, वॉट किसका है यार, वॉट है आपके शक्ति का। वोल्ट किसका है, ये है आपके वोल्टेज का। और कूलाम किसका है भाई, कूलाम आपके आवेश का मात्रक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है आवेश का, तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता किसकी सबसे कम होगी, जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी, है ना, जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी, या फिर ये कह सकते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी उसी की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ये बताइए कि किसके रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होती है, या इसमें से कौन सा अच्छा कंडक्टर है, जो इसमें से अच्छा कंडक्टर होगा उसी की प्रतिरोधकता कम होगी ना, उसी की कंडक्टिविटी अधिक होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है, मरकरी दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कॉपर है, ये कॉपर तीसरे नंबर पे आता है, कॉपर तीसरे नंबर पे आता है ना, कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी में सबसे पहले आपका सिल्वर आ जाता है, सिल्वर के बाद फिर गोल्ड आता है या कॉपर आता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है भाई। सिल्वर के बाद गोल्ड ही आता है जहां तक हमें पता है, तब फिर कॉपर आता है ना, एम आई राइट। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कॉपर की प्रतिरोधकता कम होती है। चलिए मैं अभी देख लेता हूँ, मुझे यदि याद आ जाता है। इसका तो मुझे पता है कि इसका 94% होता है, 94 कह सकते हैं, या 99% चालकता होती है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, अभी याद आ जाएगा तो मैं रिवर्स में आके इसको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है, किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने दे दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपसे पूछा है इसमें कि इसमें से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, सॉरी साइज पूछा है, प्रतिरोध की साइज किस प्रतिरोध की साइज सबसे अधिक होगी ये आपको बताना है। तो ये बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन में न फंसिएगा।
हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आप उस तरीके से याद रखिए, आप कहीं भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे क्योंकि आपके लिए उतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है, एक तो मान लीजिए कि आप देख लिए कि यहाँ पे एक दिया हुआ है यूनिट आपके रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सर ये 10 ओम है, ये 100 ओम है, ये 1 किलो ओम है और ये 10 मेगा ओम है। 10 मेगा ओम है। तो आप लोगों में से जो थोड़े से होशियार बच्चे होंगे, जो थोड़े से अपने आप को होशियार मानते होंगे, वो कहेंगे कि सर ये 10 मेगा ओम है, 10 की पावर 6 तक जा रहा है, 10 की पावर 6 तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसी की साइज सबसे बड़ी होगी, है ना। तुरंत वो ऐसा बोल के और इसको टिक मारेगा, टिक मार के तुरंत आगे चला जाएगा और माइनस का 0.33 लेके बैठ जाएगा। -0.33 नहीं, टोटल कितना हो जाता है भाई, मान लीजिए कि एक नंबर का आपका सही आंसर, एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो एक नंबर आपको मिलता है। आपने सही की जगह पे इसको गलत टिक कर दिया तो टोटल कितना माइनस हो गया, आपका माइनस हो गया टोटल 1.33 ना, माइनस का 1.33 हो जाएगा ना, तो टोटल आप कितना नंबर माइनस में चले गए। ठीक है, तो एक बात हमेशा ख्याल रखेंगे कि ये तब आप मैच करेंगे जब इधर इधर जो है सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस दिए हो सभी में वॉट की वैल्यू सेम हो। यदि वॉट की वैल्यू अलग अलग है, वॉट की वैल्यू अलग अलग है तो आप केवल वही चीज देखेंगे कि किसमें वॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा दिया हुआ है, जिसमें वॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है उस प्रतिरोध की साइज ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसमें वॉट की वैल्यू ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, 50 वाट का ये बल्ब, 50 वाट का ये रेजिस्टेंस है, तो इसकी साइज सबसे अधिक हो। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी 100 वोल्ट, देखिए इसको करने का एक और तरीका है कि आप इस चीज का यूज करिए, आप इस चीज का यूज करिए क्या, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं यार, वी स्क्वायर इक्वल टू पी बाई आर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 50 ऊपर रखिए, 50 ऊपर रखिए, ठीक है, और 10 को नीचे रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। वी स्क्वायर इक्वल टू 5, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 2.37 के करीब आएगा, लगभग 2.37 के करीब आता है, नियर अबाउट कितना आएगा यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, और ये इसमें वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ऊपर 10 है और नीचे 100 हो जा रहा है, मतलब कितना हो जाए, हो गया ये 0.1 हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वोल्टेज की वैल्यू इसमें कम हो गई, इसमें और कम हो जाएगी और इसमें तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई हमारा रेजिस्टेंस वही ना बड़ा होगा जिसमें वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी सी अधिक हो, जो अधिक वोल्टेज को सहन कर पाए वही उसी रेजिस्टेंस की साइज अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हर तरीके से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलिए हमने जो आपको बताया है कि जिसकी वोल्टेज की वैल्यू अधिक होगी, आप यही चीज चेक करेंगे, वोल्ट की वैल्यू इसकी अधिक है तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है, 100 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट का बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है भाई, 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। प्रत्येक किलोवाट, एक बार थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए, ए 100 वोल्ट बल्ब has a resistance of 500 ohm, the number of hour it can work for every kilowatt of energy consumed will be। हाँ, ये आपसे पूछा है कि यह 1 किलोवाट एनर्जी कितने देर में खपत करेगा, ये आपसे पूछा है, 1 किलोवाट एनर्जी कितने देर में खपत करेगा ये आपसे पूछा है। उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके सामने है और वोल्टेज की वैल्यू आपके सामने है, और आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट की यदि इसको एनर्जी कंज्यूम करनी है तो यह कितना टाइम लेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला आप सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, हमने अभी आपको बताया है, इससे जस्ट कुछ देर पहले ही 4 फॉर्मूले आपको बताया है शक्ति का। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि कितने समय तक कार्य करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, जहाँ पे W क्या है, ये है आपका कार्य, ये है आपका समय, ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका शक्ति। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से क्या बोला है ये कि
प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक चलेगा। यह बल्ब कितने समय तक चलेगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। मतलब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है टी की वैल्यू, आपसे टी की वैल्यू पूछा है ना, कितने समय तक चलेगा। हाँ, टी की वैल्यू आपसे पूछा है यार। टी इक्वल टू, चलिए पहले यहीं से करिए, ये देखिए टी की वैल्यू रख दीजिए वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 गुणे 100 डिवाइड बाई 500 इंटू टी। ठीक है, 500 को कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 टी। कितना दिखा रहा है यार, 20, मतलब कि हमारे हिसाब से तो ये आ रहा है 20 आवर, हमारे हिसाब से ये आ रहा है 20 आवर। ठीक है, आपका ऑप्शन कितना मैच कर रहा है, हालांकि 20 आवर ये सही नहीं है, यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं पता चल रही है हमको, है ना। ये फॉर्मूला मत लगाओ, यदि यहाँ से हमें टी की वैल्यू ही निकालना है और टी तो वैसे सेम 20 टी ही रह जा रहा है, तो एक काम करिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए। एक शक्ति बराबर क्या होता है यार, एक यूनिट बराबर होता है, यूनिट बराबर वाट गुणे दिन गुणे घंटा बटा में 1000। ठीक है, बटा में 1000, ये फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, एक दे रखा है, यहाँ से आपको घंटा की वैल्यू चाहिए, मतलब टी की वैल्यू चाहिए, दिन तो नहीं दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए। यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000, 1000 गुणे यूनिट आपका कितना है भाई, एक ही यूनिट बोला है ना, एक यूनिट यदि आपसे बोला है तो यहाँ पे एक यूनिट सीधे सीधे रख देंगे। ठीक है, वॉट की वैल्यू निकालना है, वॉट की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, तो वॉट की वैल्यू निकालिए, यहाँ से मैं नीचे वॉट लिख दे रहा हूँ, और वॉट इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ पहले ही। ठीक है, वॉट इक्वल टू निकाल लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर ना, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी की वैल्यू कितनी है भाई, 100 दे रखा है, 100 गुणे 100 डिवाइड बाई आर की वैल्यू है आपकी 500, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1000 बटा में कितना, 1000 बटा में 20, इसको काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 घंटे, ये हो जाएगा आपका 50 घंटे, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वो 20 टी आ रहा था, ऑप्शन ए तो कतई नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, 50 घंटा। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लगा हो कि सर बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है क्वेश्चन, लेंथी नहीं है, इसको करने के लिए बस आप इतना करिए ना, जो जो चीज आपके पास गिवन है उसको नोट कर लीजिए, v इक्वल टू 100 गिवन है, ठीक है, और r इक्वल टू आपके पास 500 गिवन है, इतना चीज गिवन है ना, बस आप एक यूनिट वाला फार्मूला लगा दीजिए। यूनिट इक्वल टू फार्मूला होता है आपका वाट गुणे दिन गुणे घंटा डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000, बस ये लगाइए। यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 गुणे यूनिट बटा में वाट गुणे दिन, दिन यदि कुछ भी नहीं दिया है तो वहां पे हम लोग मान लेते हैं एक। ठीक है, दिन कुछ भी नहीं दिया है तो एक मान लेंगे, और 1000 गुणे यूनिट बटा में वाट गुणे दिन कर देंगे, बस यहाँ पे जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसको पुट कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1000। ठीक है, 1000 गुणे यूनिट 1 है, वाट की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, नहीं तो यहीं पे वी स्क्वायर बाई आर करेंगे तो 500 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लिख लीजिए 500 और बटा में कर दीजिए आप 100 गुणे 100, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 घंटा। ठीक है, क्लियर है ना। तो आप बस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कौन सा फॉर्मूला कब फिट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओम के नियम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है कि ओम के नियम के हिसाब से कौन सा कथन गलत है। करेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, धारा बाय, अच्छा
पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। भाई आप लोग क्या जानते हो, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ क्या है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना। अभी तक सबने पढ़ा होगा वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई ही आप सब ने पढ़ा होगा, है ना। मैं आई प्रोपोर्शनल टू वी लिख दिया तो सबके मन में हो रहा है अरे सर आपने तो गलत बता दिया। आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है, यही राइट आंसर है। और यही एक तरह से ये कहे कि यही सही माना भी जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब हटाते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है, वी बाई आर आ जाता है। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर फॉर्मूला बन जाएगा। जहाँ पे इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभव कहते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर वोल्टेज कहिए। और ये हो जाएगा हमारा करंट और ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। देखिए मैच कराइए, यहाँ पे ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अब देखो भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए अब इसको लेके थोड़ा सा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी ये है कि सर अब इसको सही माने कि इसको सही माने, बी प्रोपोर्शनल टू आई को सही माने। तो मेरे भाई यदि आप किसी एग्जाम में बैठे हो, इन दोनों में ये दोनों चीज आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ये दोनों चीज यदि आपके सामने है तो आप इसको टिक करेंगे, इसको गलत मानेंगे, ठीक है। यदि ये चीज नहीं दिया हुआ है कहीं पे तो आप उस समय इसे ही टिक मारेंगे। लेकिन यदि ये दोनों ऑप्शन में गिवन है तो आप इसे ही सही मानेंगे। बस आपकी कंट्रोवर्सी खत्म, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। कंफ्यूजन खत्म करते चलिए, ठीक है ना। चलिए समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 420 रो से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। इसका इंग्लिश मतलब मैं पढ़ ले रहा हूं, टू आइडेंटिकल लैंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है, इसमें वोल्टेज सेम होंगे। पैरेलल में यदि कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे यही होता है ना, कहते हैं ना कि इंग्लिश वाले वर्जन को हमेशा ध्यान दिया जाता है। ये 240 वोल्ट है और यहाँ पे देखिए 420 वोल्ट हो गया है, ठीक है। 420 क्या बना दिया इसको, 420 चोर बना दिया है ना। ये आपका 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज कितनी होगी ये तो अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। हमने आपको क्या बताया था, यदि समांतर में लगे हैं तो समांतर में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, समांतर में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज आपके लैंप 1 पे होगा उतना ही वोल्टेज आपके लैंप 2 पे भी होगा। तो 240 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 240 वोल्ट एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। भाई पैरेलल में एक पॉइंट है, आप यहाँ पे चाहे तो नोट कर लीजिए कि समांतर क्रम में वोल्टेज प्रत्येक ब्रांच या प्रत्येक टर्मिनल पे, ऐसे लिख लो, वोल्टेज समान होता है, ऐसे ही लिख लो, समान होता है। और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित कब होती है या कब धारा एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होगी, इसका इंग्लिश में पढ़ लिया थोड़ा सा। कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ करंट फ्लो सेज दैट करंट फ्लो किस तरफ से किस तरफ धारा बहती है। ऑप्शन है बिना किसी नियम के, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा मुझे ये बता दो कि जैसे कहीं पे बाढ़ आई हुई है, ठीक है, कहीं पे बाढ़ आया है तो पानी कहाँ से कहाँ बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। कहीं कहीं पे कभी वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पानी ऐसे नीचे गिराया जा रहा है तो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, वो तो कहीं भाई वो क्या कहते हैं, एक तरह से कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वहां पे
रिपल्सन फोर्स लग रहा है इस वजह से, या ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे आपका काम नहीं कर रहा है, वो उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तब पानी ऊपर उठने लगता है। नहीं तो पानी का बहाव हमेशा कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है, ये सबको पता होगा, है ना। वही चीज आपसे यहाँ पे पूछ लिया है कि धारा का प्रवाह किधर से किधर को होता है, किधर से किधर को होता है। तो हमेशा किधर से किधर को होगा भाई, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जैसे पानी आपका बहता है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए कि जैसे आपका पानी बहेगा वैसे ही आपका धारा भी बहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। चलिए, तो इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बताइए कि धारा किस वजह से धारा किस वजह से प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब तक इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति नहीं करेगा तब तक हमारी धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक है। तो धारा का प्रवाह किस वजह से होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धारा का प्रवाह किस कण की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में लगाया जाता है, कौन सही है। टेक्नीशियन ए से अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर वोल्टेज, टेक्नीशियन बी सेज इट इज कनेक्टेड, इज करेक्ट। यही आपसे पूछा है कि कौन सही है। मान लो कि तुम्हारा है, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है। तो तुम्हारा कहना है कि भाई हम वोल्टमीटर को सीरीज में लगाएंगे, जबकि तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि पैरेलल में लगाएंगे, कौन सही है। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, एक बात का हमेशा यहाँ पे ख्याल रखिए कि वोल्टमीटर को वोल्टमीटर को हमेशा समांतर समांतर क्रम में लगाया जाता है, में लगाया जाता है, ठीक है। जिस भी टर्मिनल का वोल्टेज हमें ज्ञात करना रहता है उसके पैरेलल में, उसके जस्ट पैरेलल में हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, और जिस भी ब्रांच की हमें करंट ज्ञात करनी रहती है उस ब्रांच के सीरीज में हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। धारा ज्ञात करने के लिए एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे किसका कहना सही है, टेक्नीशियन ए का कि टेक्नीशियन बी का। तो टेक्नीशियन बी ने कहा है कि समांतर क्रम भी बिल्कुल सही है, तुम्हारा दोस्त जो बोला है वो सही है, तुम गलत हो, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, आदर्श धारा स्रोत में क्या शून्य होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए कि दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ आपसे, लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए। देखिए, जो हमारा आदर्श वोल्ट मीटर है, आदर्श वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, आदर्श वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए भाई, आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का, अब यहाँ पे लिखिए आदर्श एमीटर का
आदर्श एमिटर का हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और आदर्श करंट सोर्स का क्या 0 होगा, लिख लो पूरा लिख लो। आदर्श एमिटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए एक पॉइंट और कि आदर्श करंट सोर्स, आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आदर्श धारा स्रोत में 0 होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि 0 क्या होता है, तो यदि इसका प्रतिरोध इनफाइनाइट है तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी भाई, इसकी चालकता 0 हो जाएगी, है ना। इंटरनल कंडक्टेंस, भाई आप जानते हो कि कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं, तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/r। तो यदि इसका r इनफाइनाइट हो तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंटरनल कंडक्टेंस जो है इसका 0 होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, ये जो हमने 4 पॉइंट आपके सामने लिखा है ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इन चारों पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा इन्हीं चारों पॉइंट से। तो जो जो मैं पॉइंट नोट करता जा रहा हूं थोड़ा सा उसको आप लोग साथ में नोट करते जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है चालकता, एक मैं और नया फॉर्मूला लिखा हूं चालकता इक्वल टू होता है 1/प्रतिरोध, चालकता इक्वल टू होता है 1/प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला भी आपको लिख लेना है, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं चालकता इक्वल टू होता है 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, क्योंकि मैं सारी चीज एक ही साथ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। Coulomb's law for the force between electric charge closely resemble with, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। अच्छा, आप कहना क्वेश्चन का कहना यह है कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम किससे मिलता जुलता है, किस इसमें से कौन से नियम से मिलता जुलता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से मिलता जुलता है क्या, नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, मतलब किसी भी ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, गॉसियंस लॉ ऑफ थ्योरम, गॉसियंस लॉ ऑफ थ्योरम भाई क्या गॉसियस लॉ ऑफ थ्योरम होगा क्या, नहीं। मतलब कि गॉसियस लॉ क्या है भाई, किसी एक इनक्लोज्ड मतलब कि पूरी तरह से बंद एक खोखले गोले में कितना चार्ज स्टोर होता है, ये होता है आपका गॉसियंस लॉ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जी हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो वस्तुओं के बीच क्या होता है यार, गुरुत्वाकर्षण बल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर यही होता है ना, हाँ ठीक है। तो ये होता है आपका m1 और m2। आपने अभी देखा था जो हमने कूलाम का नियम बताया था, कूलाम का नियम क्या बताया था यार, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, तो इसी से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स के गति के नियम तो सबको पता है, गति संबंधित 3 नियम दिए थे। चलिए वो तीनों नियम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है और वो सबको याद भी होगा, क्योंकि 10वीं में सबने पढ़ा भी होगा। चलिए
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मेजर ऑफ। भाई ये तो बेसिक डिफिनीशन है, ये तो सबको पता होगा कि विभवांतर का क्या डिफिनीशन होता है। यही तो होता है भाई कि एक विद्युत परिपथ में 2 पॉइंट के बीच में एक इकाई धनावेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा V = W/Q, V = W/Q, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई। तो यही चीज हो जाएगा आपका विभवांतर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी इसमें से किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। 1 किलो कैलोरी, हाँ 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होती है बताइए। तो 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर हो जाएगा यार? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी आप जानते हो कि 4.18 जूल, 4.18 जूल इक्वल टू कितने के बराबर होता है यार? ये होता है आपके 1 कैलोरी के बराबर, है ना, 1 कैलोरी, ये होता है ना। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी पूछा है, 1 किलो कैलोरी कितने के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4.187 जूल के बराबर, 4.187 जूल के बराबर। ठीक है, यहाँ पे यदि 1000 से हम लोग गुणा करेंगे इसमें, तो इधर भी 1000 से गुणा करेंगे, इधर भी 1000 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है यार? 1 किलो कैलोरी नहीं, 1 किलो कैलोरी नहीं, क्या, 1 यूनिट या 1 किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा देखिए हमने एक क्वेश्चन को होल्ड आपसे कराया था, कौन सा क्वेश्चन था यार, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ ये 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन। हमने आपसे बोला था कि इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे सही से नोट कर लिया होगा, फिर थोड़ा सा इसको अपडेट कर देखिए। सिल्वर की जो कंडक्टिविटी ये तो सबसे अधिक होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी 100% होती है। ठीक है, इसके बाद कंडक्टिविटी होती है आपकी कॉपर की। कॉपर की कितनी होती है भाई? कॉपर की आपकी 94 या फिर 96% होती है। ठीक है, 94 to 96%। ठीक है, ये होती है आपके कॉपर की। और एक होता है आपका क्या, गोल्ड, तीसरा था ना आपका गोल्ड, गोल्ड का होता है आपका 76%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट डाल दीजिए। ये कहीं पे 94 भी दिया रहता है, कहीं पे 96 भी दिया रहता है, कहीं पे 97 भी दिया रहता है। तो वो नंबर पे आता है आपका कॉपर, तीसरे नंबर पे गोल्ड आता है। ठीक है ना, यही कंफ्यूजन था। तो हमने आपसे बोला भी था कि ये जैसे याद आएगा हमको हम आपको बता देंगे। तो याद आ गया तो हमने सोचा चलिए आपसे शेयर भी कर देते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है ना। चलिए हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? हम लोग किस क्वेश्चन पे थे? ये क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट कंस्टिट्यूट, क्या बनता है यार? विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा बनता है, मैग्नेटिक चार्ज बनता है, या नन ऑफ दिस इसमें से क्या बनता है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है, ये चीज आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनना चाहिए यार? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा ही बनना चाहिए। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है यार, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा आपके करंट के, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इधर इधर यदि हमारी करंट फ्लो कर रही है, करंट इस डायरेक्शन में यदि फ्लो कर रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा हमेशा
विपरीत होती है करंट के डायरेक्शन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बहने की वजह से ही हमारी करंट बहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा इसकी डायरेक्शन विपरीत होती है। ये भी आपसे कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, और ये पॉपुलर क्वेश्चन है एक तरह से, कि लोगों को कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज, 5 एम्पियर की कोई हमारे पास करंट है, वो करंट किसके बराबर होगी? 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे यूनिट्स का डिफरेंट है। किसका डिफरेंट है भाई? यूनिट्स का डिफरेंट है। तो आई से रिलेटेड जो जो फार्मूले हैं, आप फार्मूले आप नोट कर लीजिए। फार्मूले जैसे ही नोट करेंगे तुरंत इसका यूनिट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया है, जूल, जूल पर कुलाम दिया है, वोल्ट पर कुलाम दिया है, कुलाम पर सेकंड दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे जो सी है ना, इसका मतलब कुलाम होता है भाई। सी को हम लोग शॉर्ट में कुलाम कह देते हैं, और जे को शॉर्ट में जूल कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका सेकंड हो गया। ये है आपका वॉट, ये है आपका वॉट। चलिए जो बेसिक फार्मूला है ना, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो हो सकता है तुरंत हो जाएगा। Q इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला तो सबको पता होगा। Q इक्वल टू आई टी, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई टी। Q बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। तो कूलाम को हम लोग लिख सकते हैं सी बाई सेकेंड, सी बाई सेकेंड। और कहीं पे है क्या? सी बाई सेकेंड, यस है तो चलिए यहीं से मैच कर लिया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 कूलम पर सेकेंड। क्योंकि आपका जो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है भाई? 1 एम्पियर आपका बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड के, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है आपका 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वैद्युत चालकता की यूनिट पूछा है आपसे। वैद्युत चालकता की यूनिट क्या है? वैद्युत चालकता की यूनिट आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखिए जो आपकी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी 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 रो का फॉर्मूला क्या होता है यार? रो का मात्रक क्या होता है? रो का मात्रक होता है आपका ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये होता है रजिस्टिविटी का। तो यहाँ से कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टेंस को तो जी से प्रदर्शित करते हैं, और कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा आपका बराबर होता है 1/रो के, सिग्मा बराबर होता है 1/रो के। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाएगा मोहो, मोहो मोहो इंटू मीटर। मोहो इंटू मीटर है क्या ऑप्शन है? मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर है। हम्म। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू हो जाएगा आपका R इंटू ए बाई एल, ठीक है। R इंटू ए बाई एल, तो ये तो सही है, तो सही है ना। यहाँ से मात्रक क्या बनेगा यार? यहाँ से मात्रक बन जाएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो महो इंटू मीटर आना चाहिए यार, बटा क्यों दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बटा क्यों दे रहा है? बटा नहीं देना चाहिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऑप्शन सही दिए हुए हैं कि नहीं। एक मिनट बस। देखिए भाई मैं इसका पूरा वो लिख दे रहा हूँ आपको, आपको बस आंसर मैच कराना है तो आंसर मैच करा लीजिए। ये हो जाएगा आपका सिग्मा इक्वल टू 1/, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा हाँ, तो यहाँ से 1/ओम को ही तुम, अरे सही तो है, मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर, ठीक है ठीक है ठीक, सही तो लिखा हूँ यार, सब सही लिखा हूँ। महो पर मीटर यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं?
या फिर इसी चीज को, जैसे कि ये आया है ना यहाँ पे मोह पर मीटर, इसको आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर इंटू एम इनवर्स। ठीक है, 1/ओम इंटू मीटर, 1/ओम इंटू मीटर को क्या लिख सकते हैं यार, 1/ओम इंटू मीटर को मोह पर मीटर लिख दीजिए, या फिर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स लिख दीजिए। बात वही है, मैं ये चीज थोड़ा सा मैं लिख तो रहा था कि मोह लिख दिया हूँ अब, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा था कि हाँ यार मोह ऊपर गया तो ये तो बटा में आ जाएगा ना मीटर हमारा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत में गलत नहीं है, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये बराबर है आपके 1 किलोवाट घंटा के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इस पॉइंट को याद रखिएगा, या फिर 1 किलोवाट AKWH यदि कहीं पे लिखा हुआ है तो ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 3600 केवल वॉट लिखा है, 3600 केवल वॉट लिखा है, 3600 वॉट लिखा है, तो ये तो नहीं सही होगा ना भाई। इसमें यदि 3600 और आगे के लगा दिया होता तब फिर ये सही हो सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक, चलिए इसके बाद फिर अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में आपसे एक नई सीरीज के साथ। करेक्ट।